डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी सिंघल परिवार के सदस्य नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नौकरानी रमा उन सबको नाश्ता परोसती है। ये लो जिया बेटी, ये आज आपकी फेवरेट पसंद की मैक्रोनी बनवाई है, वो भी चीज एंड क्रीम डालकर। और हाँ, ये फ्रेश ऑरेंज जूस भी पियो। ओह थैंक यू सो मच मम्मी, आप बेस्ट मम्मी हो जो डेली मेरे लिए डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनवाती हो नौकरानी से। आपको पता है, जब मैं अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ ना आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो वो मुझसे जलने लगती हैं। इनके घर में तो ऐसा नाश्ता बनता ही नहीं है। जहाँ एक तरफ सिंघल परिवार महंगा महंगा नाश्ता खा रहे होते हैं, तो वहीं उनके पड़ोस में रहने वाली गरीब 8 साल की अनु सूखी रोटी नमक के साथ खा रही थी। जिया की नजर अपनी खिड़की से जब उस गरीब अनु की प्लेट पर पड़ती है, तो उसकी प्लेट में सूखी रोटी और नमक देख जिया मन ही मन हंस रही होती है, क्योंकि उसे तो अपनी अमीरी पर खूब घमंड होता है। उधर गरीब का एक छोटा सा घर होता है। रसोई में गरीब बहू ममता सूखी रोटी बना रही थी। उसका बेरोजगार पति रमेश काम की तलाश में बाहर गया था। उसकी बूढ़ी सास चारपाई पर लेटी हुई थी। सूखी रोटी और नमक देखकर अनु कहती है, माँ हमें हर दिन ये सूखी रोटी नाश्ते में क्यों खानी पड़ती है? उधर देखो जिया के घर कितना बढ़िया खाना बनता है। काश हम भी सुबह सुबह ऐसा अच्छा नाश्ता कर पाते। बेटी, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ जानती हूँ, कभी कभी कुछ अच्छा खाने का मन करता है। एक बार तेरे पापा को काम मिल जाए तो मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दूंगी। आप हमेशा ही ऐसे झूठ बोलती हो, मुझे नहीं खानी है सूखी रोटी और नमक। गुस्से में अनु अपना नाश्ता छोड़कर स्कूल के लिए पैदल चल पड़ती है। उधर जिया नाश्ता करके कार में बैठकर अपने स्कूल चली जाती है। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल पहुंचकर सभी क्लास के बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की अनु से, अनु सुना है तुम्हारे घर हर दिन नाश्ते में सूखी रोटी नमक के साथ खाते हैं, तुम्हें अच्छा नाश्ता नसीब नहीं होता क्या? ये सुनकर अनु की आंख भर आती है और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। उधर जिया भी बड़े घमंड से अपने घर में बनने वाले लजीज नाश्ते के बारे में बात करती है। हाय, मैंने तो आज पेट भर के लजीज पास्ता खाया और साथ में ऑरेंज जूस भी पिया। बड़ा ही टेस्टी था। पता है रोजाना ऐसे ही बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनता है मेरे घर में। हाँ, मेरे घर में भी सैंडविच बना था जो कि बड़ा ही टेस्टी था। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये गरीब लोग सूखी रोटी और नमक का नाश्ता कैसे कर लेते हैं। फिर क्लास में टीचर आ जाती है तो सभी चुप हो जाते हैं, लेकिन उन सबको खुद का मजाक उड़ाता देख अनु को बड़ा बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। दिन में वो दुखी होकर स्कूल से घर आ जाती है, जहाँ उसका उतरा हुआ चेहरा देख उसकी माँ ममता उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? माँ, वो जिया है ना, वो स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ मिलकर हमारे नाश्ते का खूब मजाक उड़ाती है। आप तो जानती हो ना जिया को अपनी अमीरी का कितना घमंड है। हर बार की तरह इस बार भी वो अपने घर के नाश्ते की खूब तारीफ कर रही थी। ये सुनकर ममता का चेहरा भी उतर जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो फिर से घर के कामकाज में लग जाती है। ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है। रात को वो गरीब परिवार फिर से चिंता में बैठा हुआ होता है। हे भगवान, हमारी रोजी रोटी का इंतजाम कर दो। आखिर कब तक हम गरीब ये सूखी रोटी नमक के साथ खाते रहेंगे? अनु को भी स्कूल में सब चिढ़ाते हैं। सच कहूँ माँ जी, मुझे अनु के लिए बड़ा दुख होता है। हम उसे अच्छा नाश्ता तक भी नहीं दे सकते। तुम चिंता मत करो, हर गरीब का कभी न कभी अच्छा समय आता है। अगली सुबह ममता काली चाय और सूखी रोटी अनु को खाने को देती है। उस काली चाय को देखकर अनु का मन फिर उदास हो जाता है। उसे काली चाय के साथ रोटी खाता देख एक बार फिर जिया उसका मजाक उड़ाती है। उफ, ये गरीब लोग कैसे नाश्ता करते हैं? सूखी रोटी और काली चाय और कभी नमक के साथ रोटी। कोई कैसे खा सकता है ये सब नाश्ता? तुम परेशान मत हो मेरी बच्ची, तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से पिज्जा खाओ, ठंडा हो जाएगा। लेकिन अपनी सास और बेटी की ये बात सुनकर अंजलि मन ही मन सोचती है, उफ, ये कैसी सोच है। मेरे हिसाब से धन ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कब कैसे दिन देखने पड़ जाए कह नहीं सकते। अंजलि की सोच बिल्कुल सही थी। कुछ दिनों बाद ही उन्हें बिजनेस में बड़ा नुकसान होता है और अब उनके पास पैसों की कमी होने लगती है। अब वो कामवाली को भी निकाल देते हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम लोग तो अर्श से फर्श पर आ गए। माँ जी,
अब जो है हमें उसी में संतुष्टि करनी होगी। तभी कहते हैं ज्यादा घमंड भी अच्छा नहीं होता। माँ, तो क्या अब हमें भी अनु के परिवार की तरह सूखी रोटी खानी होगी? मुझे अब अनु के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैंने अनु की गरीबी का मजाक न उड़ाया होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब अमीर परिवार को भी गरीबी वाले दिन देखने पड़ते हैं। पहले जहां वो लजीज लजीज खाना नाश्ते में खाते थे, तो वहीं अब उनको केवल रोटी और सब्जी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा था। अब जिया स्कूल में भी उदास रहने लगी। अब जब उसके स्कूल में ये बात जिया के अमीर दोस्तों को पता चलती है, तो वो सब भी उससे दूरियां बनाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रोज बैंक वाले अपना कर्ज वसूल करने के लिए उनके घर आते हैं और उन सबको घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो अनु के घर के सामने ही एक झोपड़ी में आकर रहने लगते हैं, लेकिन अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तब ममता कुछ रोटियां अचार के साथ उन्हें खाने को देकर आती है। आपके बारे में पता चला, सुनकर बड़ा दुख हुआ। ये कुछ रोटियां हैं, आप इन्हें खा लीजिए। सुना है आपने कल से कुछ नहीं खाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिया को अपनी गलती का एहसास होता है। 2 दिन बाद जिया स्कूल में होती है तो अनु से जाकर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो अनु, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हारी गरीबी का खूब मजाक उड़ाया। लेकिन अब मुझे समझ आया कि गरीबी में दिन काटना कितना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं जिया। अच्छा, मैं ना आज टिफिन में ब्रेड पकौड़े लाई हूँ। वो क्या है ना, बाबा की एक दुकान में नौकरी लग गई है। चलो, तुम मेरे साथ खाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और आज बड़े दिनों बाद मैं ब्रेड पकौड़े खाऊंगी। हाँ, माँ ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब बाबा की नौकरी लग जाएगी तो मैं बढ़िया सा नाश्ता खिलाऊंगी। उधर ममता भी अंजलि और उसके परिवार को ब्रेड पकौड़े बनाकर देकर आती है। अब दोनों परिवार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब वो दोनों परिवार हर सुख दुख में एक साथ खड़े रहते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि गरीब अमीर कुछ नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बहन जी। अमीर माँ लाई गरीब बेटी के लिए खाना। राहुल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे आखिर मुझ में कमी क्या है? जैसे तुम्हारी माँ को लड़की चाहिए, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और अमीर भी हूँ। देखो पूजा, मैं मानता हूँ कि हमारा रिश्ता पिछले 8 साल से है, लेकिन अब जब माँ हमारे इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पिछले 8 साल से जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं पिछले 29 साल से जानता हूँ। अब 8 साल के रिश्ते के लिए मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकता। पूजा बार बार राहुल के आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन राहुल था कि उसे पूजा की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं थी और वो पूजा को रोते हुए रोड पर ही छोड़कर चला जाता। कुछ ही देर बाद रोती बिलखती पूजा भी अपने घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके माता पिता हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। पूजा की आंखें लाल देख उसके पिता रघु पूजा से सवाल करते हैं। पूजा, तुम्हारी इस तरह आंखें क्यों लाल है और चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? पूजा अपने पिता की ये बात सुनती है कि इतने में वो दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। अब क्या था, रघु तुरंत अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और थोड़ी देर बाद रघु अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है। उनके फैमिली डॉक्टर पूजा का चेकअप करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चिंता वाली कोई बात तो नहीं ना? चिंता का विषय है रघु जी, दरअसल आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और वो भी 2 महीने की। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मानो रघु और कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर अब पूजा को दवाई देकर वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन रघु और कविता पूजा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद जब पूजा होश में आती है तो रघु और कविता पूजा से सवाल करते हैं। कहाँ तूने अपना मुंह काला करवाया है? अरे मोना, हम लोग इस शहर के सबसे बड़े और रईस इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारा नाम इज्जत सब मिट्टी में मिला दे। चुप रहो कविता, मुझे पूजा से बात करने दो, जाओ तुम यहाँ से। रघु के चिल्लाने पर कविता वहाँ से चली जाती है, जिस पर रघु उससे प्यार से पूछता है कि आखिर बात क्या है, और पूजा उसे सारी बात बता देती है। अब पूजा के मुंह से सारी सच्चाई जानकर रघु हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है। देख बेटा, वो लड़का जो तेरे साथ पिछले 8 साल से एक रिश्ते में था, उसने अपनी माँ के लिए तुझे छोड़ दिया। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि तू भी उसकी निशानी मत रख, इस बच्चे को अबॉर्ट करा दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? माना राहुल मुझे धोखा देकर गया है और वो मुझे अपनाना नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कोख में पल रहे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दूं। पिताजी, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ।
पूजा की बात सुनकर रघु कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रघु और कविता बार बार पूजा को बच्चा अबॉर्ट करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन पूजा हर बार यही बोलती है कि उसे ये बच्चा रखना है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी कविता अपनी बेटी पूजा के आगे शर्त रखती है। देखो पूजा, तुम जिस तरह इस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हो उससे साफ जाहिर है कि हम चाहे कुछ भी कह लें लेकिन तुम अपना अबॉर्शन नहीं करवाओगी। वो इसलिए माँ क्योंकि मैं अपने होने वाले बच्चे से प्यार करती हूँ और कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। तो ठीक है पूजा, हम तुम्हें अबॉर्शन करवाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। तुम इस बच्चे को जन्म तो दोगी लेकिन यहाँ नहीं बल्कि मुंबई के बांद्रा इलाके में। पर उस बच्चे का जन्म होते ही वो बच्चा हम तुमसे अलग कर देंगे। उसकी परवरिश अच्छे से होगी लेकिन तुम उसे नहीं पालोगी, बल्कि इस बच्चे के बाद तुम वहाँ शादी करोगी जहाँ हम कहेंगे। पूजा अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, वो उसकी अच्छी परवरिश भी चाहती थी, पर शायद ये तब तक मुमकिन नहीं था जब तक पूजा अपने बच्चों के साथ रहती। सिर्फ इसलिए उसने अपनी माँ की शर्त मान ली। कुछ दिनों में पूजा अब अपनी मौसी के घर मुंबई चली जाती है और देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने बाद पूजा एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। पूजा उसे अपनी गोद में लेकर उसे खिलाई रही होती है कि तभी कविता आती है और उसे उसके बच्चे से दूर कर देती है। कुछ देर बाद कविता पूजा के बच्चे को एक नर्स के हाथ में देकर कहती है, देखो नर्स, चाहे तुम इस बच्चे को कहीं जिंदा फेंक दो या फिर किसी को दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लड़की दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इसके बदले मैं तुम्हें मुंहमांगी रकम दूंगी। कविता की बात सुनकर नर्स अपना सर हाँ में हिलाती है और पूजा की बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब पूजा भी अपनी माँ के साथ अपने शहर लौट आती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते पूजा की शादी विवेक नाम के लड़के से हो जाती है जो मुंबई में रहता था। उसकी शादी को लगभग 8 साल बीत गए थे, लेकिन अब तक पूजा को कोई बच्चा नहीं हुआ। ऐसे ही एक शाम पूजा अपने पति के साथ मार्केट जाती है, जहाँ वो एक 8 साल की बच्ची को देख भावुक हो जाती है क्योंकि वो लड़की कूड़े में से खाना निकाल रही थी। ये देख पूजा उसके पास जाती है और बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस तरह कूड़े में से खाना निकाल कर क्यों खा रही हो? आंटी, मेरा नाम नेहा है और मैं इस कूड़े से खाना निकाल कर खुद नहीं खा रही, बल्कि मैं ये खाना अपनी माँ के लिए ले जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बोला है अगर उन्हें सही से खाना नहीं दिया तो वो मर जाएगी, और अगर माँ मर गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मासूम नेहा की बात सुनकर मानो पूजा का कलेजा फटने को हो जाता है और वो उसे तुरंत गले से लगा लेती है। तभी विवेक वहाँ आता है और पूजा को इस तरह देख विवेक उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, पूजा तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसे ही किसी भी बच्चे को गले नहीं लगा सकती। देखो कितनी गंदी हो रही है वो, और वो कूड़े में से खाना निकाल रही है। विवेक, इस बच्ची को हमारी जरूरत है। न सिर्फ इस बच्ची को बल्कि इसकी माँ को भी हमारी जरूरत है। क्यों ना हम इसकी थोड़ी मदद कर दे? पूजा की बात सुनकर विवेक भी राजी हो जाता है और अब वो दोनों नेहा को एक मॉल में ले जाते हैं। उसके कपड़े बदलवाते हैं और उसको पेट भरकर खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में वो उसकी माँ के लिए खाना पैक करवा कर उसे घर भेज देते। तो वहीं नेहा अपने हाथ में खाना लिए अपनी गरीब माँ के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, माँ उठो, खाना खा लो, देखो मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। नेहा की बात सुनकर आरती अपनी आंखें खोलती है और इतना अच्छा खाना देख वो उससे सवाल करती है, बेटा नेहा, ये खाना किसने दिया तुझे? माँ की बात सुनकर अब नेहा सारी बात बताती है और आरती भी वो खाना खा लेती है। अब अगले दिन नेहा को पूजा फिर मिलती है, पर इस बार भी पूजा नेहा को अच्छा खाना खिलाती है और उसकी माँ के लिए खाना भिजवाती है। समय गुजरता है, गुजरते समय के साथ अब आए दिन पूजा नेहा से मिला करती। ऐसे ही एक दिन विवेक पूजा से कहता है, पूजा तुम इस लड़की की इतनी मदद क्यों करती हो? तुम्हारे अंदर इसको लेकर इतनी दया भावना क्यों है? मैं नहीं जानती विवेक, ऐसा लगता है इस बच्ची से मेरा सदियों पुराना कोई रिश्ता है। इसको गले लगाती हो तो सुकून मिलता है। तुम बिल्कुल इसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हो। ऐसा लगता है कि एक अमीर माँ अपनी गरीब बेटी के लिए हमेशा खाना ले जाती है और उसे बड़े ही प्यार से खिलाती है। विवेक की बात सुनकर पूजा मुस्कुराती है। समय गुजरता है। एक दिन पूजा और विवेक नेहा के साथ उसके घर जाते हैं, जहाँ पूजा आरती को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि आरती कोई और नहीं बल्कि वही नर्स थी जिसने उसकी माँ से उसकी बच्ची को लिया था। तुम और तुम्हारी ये हालत? पूजा, शायद भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। मुझे कैंसर है और ये कैंसर आखिरी स्टेज पर है। मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, पर भगवान ने एक माँ को एक बेटी से ज्यादा दिन दूर नहीं रखा। देश से ही सही, पर तुम अपनी बेटी से मिल चुकी हो। क्या मतलब? मतलब ये पूजा की नेहा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। उस दिन तुम्हारी माँ ने मुझे पैसों के साथ तुम्हारी बेटी सौंपी तो मैंने तुम्हारी बेटी को खुद की बेटी बनाकर पाल लिया। पर हाँ, मैंने पैसों का लालच किया था। शायद उसकी सजा मुझे भगवान इस तरह दे रहा है। पूजा और आरती की बात सुनकर विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो ये सब सुनकर पूजा से सवाल करता है, पूजा आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
विवेक का सवाल सुनकर अब पूजा उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर विवेक थोड़ी देर चुप रहता है। पर क्योंकि विवेक एक बहुत ही समझदार इंसान था, इसलिए वो पूजा से कहता है, पूजा, मैं ना तो राहुल हूँ और ना ही कभी बनना चाहूंगा। देखो पूजा, मैं तुम्हारा पति हूँ और हमें भी कोई बच्चा नहीं हो रहा, और वैसे भी नेहा भले ही राहुल की बेटी हो, लेकिन उसे मैं अपना नाम दूंगा। विवेक की बात सुनकर पूजा भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से चाहकर भी आंसू नहीं रुकते। जिसके बाद पूजा अब नेहा को अपने घर ले जाने लगती है कि तभी नेहा अपनी माँ से कहती है, पूजा मम्मा, मुझे नहीं पता आप मेरी माँ हो या नहीं, लेकिन मेरी नजरों में मेरी माँ भी बिस्तर पर है। वो काफी बीमार है। मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। लेकिन मेरी बच्ची तेरी असली माँ है, तुझे उनके साथ जाना होगा। मेरा क्या है, 1-2 दिन में मैं भगवान के पास चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बाद तेरी माँ तेरा सहारा बनेगी। तो ठीक है ना, अब जब तक इस दुनिया में हो तब तक मैं आपके साथ रहना चाहूंगी। इतना बोलकर नेहा अब अपनी माँ के गले से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आरती अपना दम तोड़ देती है। इस तरह विवेक और पूजा आरती का अंतिम संस्कार करते हैं और वो नेहा को लेकर अपने घर चले जाते हैं। इस तरह एक बिछड़ी बेटी अपनी सगी माँ से मिल जाती है।